गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूं मुस्लिम कानून में हिबा को रद्द करने के कुल 50 आधार। एक आधार नहीं सर, कुल 50 आधार मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जिसके तहत हिबा को शून्य करने का दावा अदालत में लगाया जा सकता है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 की धारा 34 के तहत आप आपके स्वत्व घोषणा की भी मांग कर सकते हैं और इनवैलिड हिबा को रद्द करने की भी मांग कर सकते हैं। उस पर कब्जा प्राप्त करने की भी मांग आप अदालत से कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात जो सर इसमें है कि जो हिबा को समझाने के लिए मैंने आपके लिए 2 लाइनों में एक सार तैयार किया है। इजाब, कबूल और कब्जा बिला एवज जब हो दो गवाहों के साथ, तब हिबानामा बनता है शरीयत की पाक सौगात। ये सर आपको समझाने के लिए 2 लाइन मैंने तैयार किए। इजाब, कबूल और कब्जा बिला एवज हो जब दो गवाहों के साथ, तब हिबा बनता है शरीयत की पाक सौगात। जी हाँ सर, आगे बढ़ने से पहले शॉर्ट में मैं आपको चीज बता दूं कि जो 3 चीजें नेसेसरी हैं हिबानामे में, इजाब, कब्जा और कबूल, मतलब प्रस्ताव करना, उसको स्वीकार करना और कब्जे का डिलीवर करना, ये बेहद नेसेसरी हैं तीनों चीजें। यदि इनका पालन नहीं किया जाता है तो वो हिबानामा शून्य होता है, उसको विधि अनुसार मान्यता नहीं दी जाती है। इसी प्रकार से कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें हैं जिसके लिए मैंने आपके लिए ई बुक तैयार की है और आगे की जानकारी मैं आपको ई बुक के अंदर से ही दूंगा। वो 50 आधार सरल उदाहरण के साथ, छोटे छोटे उदाहरण के साथ मैंने आपके लिए तैयार किए हैं। मैं आपको उसमें से पढ़ के आगे की जानकारी आपको दूंगा 50 आधारों की, ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके कि आखिर किन आधारों पर आप कोर्ट में हिबानामे को शून्य करने का दावा लगा सकते हैं। वैसे सामान्यतः हिबानामा यदि कंप्लीट होता है वो विधि अनुसार, तो उसको निरस्त नहीं करवाया जा सकता। लेकिन यदि उसमें विधि के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है तो आप अदालत में दावा लगा सकते हैं, और यदि आपने अदालत में दावा साबित कर दिया तो आप केस भी जीत सकते हैं, और यदि आप दावा साबित नहीं कर पाए तो आप केस हार भी सकते हैं। मैंने एक मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले का भी हवाला दिया है पिछले मेरे वीडियो में। माँ और बेटे का विवाद था सर वो, और बहू और माँ में विवाद हुआ। माँ को घर से निकाल दिया, माँ ने जो हिबा की थी संपत्ति बेटे को, उस पर दावा लगा दिया। हालांकि उसमें हिबा की सभी शर्तें पूर्ण हो चुकी थी, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि हिबानामा पूर्ण हो गया है। लेकिन मैं आपको इसको बता किस लिए रहा हूं कि आपको साबित आप ही के ऊपर है सर करना है। यदि आप अदालत में साबित नहीं कर पाए तो अदालत आपके पक्ष में भला कैसे फैसला दे देगी। अदालत गुण दोषों के आधार पर ही फैसला देती है। इसलिए भले ही हिबा लिखा जा चुका है, लेकिन वो आधार मैं आपके लिए लाया हूं जिनके आधार पर आप चुनौती भी दे सकते हैं। तो आइए सर, बिना देरी करें हम ई बुक की ओर बढ़ते हैं। आपको एक बात की जानकारी और दे दूं, मेरे से अक्सर व्यूअर्स पूछते हैं कि सर ये ई बुक कहां मिलेगी। ये सर वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहां पे आप जब मोर पे क्लिक करेंगे तो इसका पूरा पेज ओपन हो जाएगा। वहां पे ई बुक डाउनलोड करके आपको दिखाई देगी लिंक, आप उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो वहां पर जाकर आप इसको परचेस कर सकते हैं। आगे की जानकारी वो 50 आधार हिबानामे पे आपत्ति के मैं आपको ई बुक के अंदर से बताने जा रहा हूं। आइए सर, लेट्स गो। इन्नहु मिन सुलेमाना व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यह सुलेमान अलैहिस्सलाम की ओर से यह बात है, अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। यह आयत हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम द्वारा सबा की रानी को भेजे गए खत का एक अंश है। इसमें अल्लाह की रहमत और हिकमत के साथ किसी काम की शुरुआत का तरीका सिखाया गया है। इस पाक आयत को इस पुस्तक की शुरुआत में सिर्फ बरकत, अदब और नियत की सफाई के लिए रखा गया है। उसके नीचे हमारे वीडियो का टाइटल है, मुस्लिम कानून में हिबा रद्द करने के 50 कानूनी आधार, संपूर्ण गाइड। इजाब, कबूल और कब्जा हो बिला एवज दो गवाहों के साथ, तो हिबा बनता है शरीयत का पाक सौगात। ये सर मैंने इसमें लिखी हुई है लाइन। और उसके बाद ये विषय सूची है सर, ये अध्याय में बांटा गया है इस ई बुक को। हिबा की परिभाषा, हिबा की वैधता हेतु आवश्यक तत्व अध्याय 3 में, भारत में अचल संपत्ति से संबंधित कानून, मुस्लिम विधि में मौखिक हिबा का कानून, अध्याय 5 में याददाश्त हिबानामा, 6 में प्रमुख न्यायालयीन निर्णय, 7 में व्यवहारिक पहलू और विवाद समाधान, अध्याय 8 में हिबा विलेख बनवाने की प्रक्रिया यदि लिखित हो, अध्याय 9 में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न, और अध्याय 10 में निष्कर्ष सुझाव, और उसके बाद डिस्क्लेमर, और उसके बाद सर प्रस्तावना है। और उसके बाद हम आते हैं हमारे मुख्य टॉपिक पर जो 50 आधार हैं। मैं सर सीधे उसी पर ले चलता हूं आपको, लेकिन उस पर ले चलने से पहले थोड़ी सी जानकारी मैं आपको और दे दूं कि हिबा क्या है सर। आखिर हिबा स्वैच्छिक और बिना किसी प्रतिफल के किया गया हस्तांतरण है।
जिसमें दाता अपनी संपत्ति किसी अन्य व्यक्ति जिसको प्राप्तकर्ता कहते हैं को प्रदान करता है। हिबा का उद्देश्य प्रेम, स्नेह, सद्भाव या धार्मिक कारण हो सकता है। कानूनी दृष्टि से हिबा तभी वैध माना जाता है जब वह मुस्लिम पर्सनल लॉ में निर्धारित आवश्यक शर्तों को पूरा करे। यदि इनमें से कोई भी तत्व अनुपस्थित हो तो हिबा अमान्य या शून्य घोषित किया जा सकता है। तो उन 50 आधारों पर जाने से पहले कुल 8 आधार मैं बताऊंगा सर आपको, जो 8 आधार हैं, और उसके बाद फिर वो 50 आधार पे मैं आपके लिए पहुंचूंगा। तो इसमें सर जो 3 आवश्यक तत्व हैं, दाता द्वारा स्पष्ट घोषणा। हिबा एक अरबी भाषा का शब्द है सर, जिसका मतलब होता है बिना प्रतिफल के किसी को संपत्ति उपहार में देके मालिक बना देना। सीधे सीधे शब्दों में आपको बता दूं। अब दाता द्वारा स्पष्ट घोषणा सर, डिक्लेरेशन। दाता को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना आवश्यक है कि वो अपनी संपत्ति उपहार स्वरूप देना चाहता है। घोषणा मौखिक, लिखित या आचरण के माध्यम से की जा सकती है। घोषणा के समय दाता का मानसिक रूप से स्वस्थ, बालिग और स्वेच्छा से कार्य करना अनिवार्य है। उदाहरण देख लें सर इसका। यदि कोई मुस्लिम व्यक्ति अपने पुत्र को यह कहता है मैं यह मकान तुम्हें हिबा करता हूं और साथ ही कागज या चाबी सौंप देता है तो यह वैध घोषणा मानी जाएगी। दूसरा है सर, ये सब नेसेसरी शर्तें सर, उनका पालन किया जाना आवश्यक है। प्राप्तकर्ता द्वारा स्वीकृति। प्राप्तकर्ता द्वारा संपत्ति को स्वीकार करना आवश्यक है। स्वीकृति दान के जीवन काल में और उसकी मानसिक स्थिति सामान्य होने पर होनी चाहिए। नाबालिग या अक्षम प्राप्तकर्ता के सामने उसका वैधानिक अभिभावक स्वीकृति दे सकता है। उदाहरण है, पिता ने अपनी बेटी को भूमि का हिबा करता है। पिता, बेटी उस भूमि पर खेती शुरू कर देती है, यह स्वीकृति मानी जाएगी। तीसरी शर्त है इसकी सर, ये इजाब, कबूल और कब्जा वही चल रहा है सर हमारा। कब्जे का वास्तविक हस्तांतरण, डिलीवरी ऑफ पोजेशन, हिबा का सबसे निर्णायक तत्व है सर। ये संपत्ति का वास्तविक या प्रतीकात्मक कब्जा प्राप्तकर्ता को देना। केवल घोषणा और स्वीकृति से हिबा पूर्ण नहीं होता। कब्जे का स्थानांतरण मतलब संपत्ति का उपयोग, नियंत्रण और स्वामित्व सौंपना आवश्यक है। ये सर सबसे महत्वपूर्ण 3 चीजें हो गई। जिसका उदाहरण है, यदि मकान का हिबा किया गया है तो चाबी सौंपना, कागज देना और प्राप्तकर्ता का उसमें रहना कब्जा माना जाएगा। हिबा की जो पात्रता है ये भी सर जरूरी है सर। ये 3 चीजों के साथ ये भी जरूरी है। जो कुल 8 चीजें हैं वही आपको बताने जा रहा हूं मैं। नंबर 1 है केवल मुस्लिम व्यक्ति द्वारा हिबा। यदि कोई गैर मुस्लिम के द्वारा आप कहें कि हिबा कर दिया गया तो वो मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत हिबा नहीं माना जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो भी विधि अनुसार किया गया नहीं माना जाएगा। चुनौती का आधार है सर ये सभी जो बताने जा रहा हूं आपको हिबा को। हिबा मुस्लिम पर्सनल लॉ का विषय है, अतः इसे वही व्यक्ति कर सकता है जो मुस्लिम हो। गैर मुस्लिम व्यक्ति के मामले में उपहार उनके व्यक्तिगत कानूनों के अनुसार होगा। नंबर 5 है वयस्क। दाता का बालिग मतलब 18 वर्ष या उससे अधिक होना आवश्यक है। नाबालिग द्वारा किया गया हिबा शून्य होगा। नंबर 6 है सर, मानसिक रूप से स्वस्थ, साउंड माइंड। दाता को समझबूझ होनी चाहिए। पागलपन, बेहोशी या नशे की हालत में किया गया हिबा अमान्य है। ये सर आप ध्यान से सुनते जाइए, ये सब हमारे वीडियो के टाइटल से संबंधित है। 7वां वेद स्वामित्व। दाता को संपत्ति का वैध और कानूनी स्वामी होना चाहिए। दूसरों की संपत्ति का हिबा अमान्य है। और 8वां नंबर है स्वेच्छा से। हिबा स्वेच्छा से होना चाहिए। धोखा, दबाव या जबरदस्ती से किया गया हिबा इस्लामी शरीयत और भारतीय कानून दोनों में अवैध है। शून्यता के आधार हैं। यदि उपरोक्त तत्वों या पात्रता शर्तों का उल्लंघन होता है तो मुस्लिम विधि के अंतर्गत हिबा अमान्य घोषित किया जा सकता है। अदालत ऐसे मामले में हिबा को शून्य और अवैध घोषित कर सकती है। संपत्ति का मूल स्वामित्व दाता या उसके उत्तराधिकारियों को वापस दिला सकती है। धोखाधड़ी या जालसाजी की स्थिति में भारतीय दंड संहिता के प्रावधान भी लागू होंगे, जो अब भारतीय न्याय संहिता 2023 कर दी गई है। अब आते हैं सर हम हिबा को चुनौती देने के 50 कानूनी आधार। ये तो मैंने आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन कराया था जो जरूरी था। अब हम मुख्य 50 आधारों पर आते हैं जिनको ग्राउंड बनाकर आप प्लीडिंग करके, दावा लगा के अदालत में उस हिबानामे को चुनौती दे सकते हैं। वो 50 आधार सर मैं आपके लिए लेकर आया हूं। काफी कोशिश और प्रयास के बाद, ढूंढने टटोलने के बाद, प्रैक्टिकल अनुभव करने के बाद ये 50 आधार मैंने आपके लिए तैयार किए हैं। इन आधारों को बेसिक ग्राउंड बनाकर आप दावा भी तैयार कर सकते हैं और अदालत में पेश भी कर सकते हैं। लेकिन आपके केस की परिस्थिति के हिसाब से जैसे लागू हो आपको वैसे प्रयोग करना है और आपके वकील साहब से पहले आपको कंसल्ट करना है, उसके बाद ही आपको दावा अदालत में पेश करना है। तो आइए सर, इसमें जो हिबा को चुनौती देने के आधार है सर, पहले मैंने यहाँ पे लिखे हुए, इनको हमने कुल अलग अलग आधारों में बांटा है सर, ABCDE करके। ए में है वैधानिक तकनीकी दोष, इसमें 10 आधार हैं। बी में धोखाधड़ी छल, इसमें भी 10 आधार हैं। सी में मुस्लिम पर्सनल लॉ का उल्लंघन, इसमें भी 10 आधार हैं। और अन्य सिविल कारण, इसमें भी 10 आधार हैं। और ई में क्रिमिनल एंगल, धोखाधड़ी, इसमें भी 10 आधार हैं। तो ये सभी आधार हैं सर जो इसमें दिए गए हैं। और
अब हम इसमें चालू करते हैं नंबर 1 से। 50 आधार हैं, छोटे छोटे सरल उदाहरण आपको समझाने के लिए बनाए हैं। ये किसी भी बुक में आपको नहीं मिलेंगे, ये मेरे द्वारा तैयार किए गए पीडीएफ या उसको आप ई बुक कह सकते हैं, इसी में सर आपको प्राप्त हो सकते हैं। ये एक अनुभव के आधार पर आपके लिए मेरे द्वारा बनाए गए हैं ताकि आपको एक मार्गदर्शन प्राप्त हो सके और आपके मन में यदि कोई परेशानी और उलझन है तो वो दूर हो सके। मेरे द्वारा बताई गई कानूनी सलाह एक मार्गदर्शन और सूचना है, ये किसी भी व्यक्ति को दी जाने वाली व्यक्तिगत सलाह नहीं है। आप अपने केस में कोई भी कानूनी कार्रवाई करने से पहले आपके वकील साहब से सलाह मशवरा करें, उसके बाद फिर अदालत में दवा पेश करें। आइए सर हम चालू करते हैं। नंबर ए, वैधानिक आबलिक तकनीकी दोष, स्टेटरी टेक्निकल डिफेक्ट्स। हिबा को चुनौती देने के जो आधार हैं 50, उसमें ए से हम चालू कर रहे हैं। नंबर 1 है दाता का कानूनी स्वामित्व का होना। मतलब अगर जो व्यक्ति हिबा कर रहा है वो असल में उस संपत्ति का मालिक ही नहीं है तो वह हिबा वैध नहीं होगा। उदाहरण, अली ने अपने दोस्त को एक जमीन हिबा कर दी, लेकिन वह जमीन सरकारी रजिस्टर में किसी और के नाम थी। यह हिबा अदालत में टिक नहीं पाएगा। 420 कर रहे हैं मिस्टर, आप जो मालिक नहीं है आप कैसे उसका हिबा कर देंगे, कैसे आप बेच देंगे? ये तो 420 हो गई। तो एक हो गया सर। अब हम आगे बढ़ते हैं। दाता का मानसिक संतुलन ठीक ना होना, अनसाउंड माइंड। मतलब हिबा तभी वैध है जब दाता पूरी मानसिक क्षमता में हो और समझ सके कि वह क्या कर रहा है। उदाहरण, बुजुर्ग अब्दुल को अल्जाइमर है और वह समझ नहीं पाता कि क्या साइन कर रहा है, उसके नाम से किया गया हिबा अमान्य है। नंबर तीसरा है सर हमारा हिबा को चुनौती देने का आधार दान करते समय नाबालिग होना। मतलब नाबालिग 18 वर्ष से कम या मुस्लिम विवाह के बाद भी 18 से कम हिबा नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास कानूनी क्षमता, लीगल कैपेसिटी नहीं है। उदाहरण, 16 साल के इमरान ने अपनी जमीन दोस्त को हिबा कर दी, कोर्ट इसे निरस्त कर देगा। नंबर चौथा है सर पावर ऑफ अटॉर्नी द्वारा किया गया हिबा लेकिन अधिकार पत्र में अनुमति न होना। मतलब अगर कोई एजेंट पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर हिबा करता है तो वह वैध तभी होगा जब पावर ऑफ अटॉर्नी में स्पष्ट रूप से गिफ्ट हिबा करने का अधिकार लिखा हो। उदाहरण इसका, सलमान ने अपने भाई को पावर ऑफ अटॉर्नी दी कि वह उसकी संपत्ति किराए पर दे सके, लेकिन भाई ने उसे हिबा कर दी, यह अवैध होगा। नंबर 5वां है सर हिबा का पंजीकरण आवश्यक होने पर न होना। मतलब मुस्लिम कानून में मौखिक हिबा वैध हो सकता है, लेकिन अगर लिखित हिबानामा पंजीकृत है तो पंजीकरण अधूरा या गलत होने पर अवैध हो सकता है। उदाहरण इसका क्या है सर, जमीन का हिबानामा तैयार हुआ लेकिन रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्री पूरी नहीं हुई, यह लागू नहीं होगा। यहाँ पर थोड़ा सा कानून का मैटर भी आता है सर। जैसे हफीजा बीबी बनाम शेख फरीद 2011 का जो ऐतिहासिक फैसला है उसमें लिखित हिबा भी था, सेम डे एक ही दिन में हुआ था, इजाब कबूल कब्जा और रिटर्न, लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया था। उसके बाद भी सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा उसे मान्यता दी गई। अब हम छठा आधार देखते हैं सर मौखिक हिबा में गवाहों का अभाव। मौखिक हिबा में भी आमतौर पर गवाह होना जरूरी माना जाता है ताकि बाद में विवाद ना हो। उदाहरण, राशिद ने कहा कि उसे अपना घर मौखिक हिबा कर दिया लेकिन कोई गवाह नहीं है, कोर्ट में साबित करना मुश्किल होगा। छठा आधार है सर इसमें मैं आपको बता दूं 2024 का मंसूर साहब करके एक फैसला है जो मैंने ई बुक के अंदर लिखा हुआ भी है, और जो अभी आपको बताया हफीजा बीबी बनाम शेख फरीद 2011 का, ये भी ई बुक के अंदर मैंने लिखा हुआ है। ये मैं आपको इस पॉइंट पे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारे इस पॉइंट से संबंधित है कि ये जो मंसूर साहब वाला मामला है इसमें मौखिक हिबा को आधार लेकर चले थे और बंटवारे को, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय तक वो साबित नहीं कर पाए सर। तो आप समझ सकते हैं स्थिति, और बंटवारा भी पंजीकृत नहीं था इसलिए अदालत ने उसे भी मान्य नहीं किया। तो इसलिए गवाह से साबित होना बड़ी बात होती है, इसलिए आप वैलिड गवाह करें, वैलिड काम करें, कानूनी रूप से काम करें। तो अब हम चलते हैं सर सातवां, गवाहों का अविश्वसनीय या पक्षपाती होना। मतलब अगर गवाह पक्षपाती हैं, जैसे केवल प्रतिवादी के रिश्तेदार और उनकी गवाही भरोसेमंद नहीं है, तो हिबा संदेहास्पद माना जा सकता है। उदाहरण इसका है, हिबे के दोनों गवाह केवल दामाद के भाई और चाचा हैं, कोर्ट शक करेगा। आप इसको भी चुनौती का आधार बना सकते हैं कि साहब ये इनसे मिली भगत करके और ये झूठा फर्जी हिबानामा बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं हम सर आठवां आधार, संपत्ति का अस्तित्व न होना। मतलब ऐसी चीज का हिबा नहीं हो सकता जो असल में मौजूद ही नहीं है। उदाहरण, अनीस ने एक खेत हिबा किया जो नदी में बह चुका था, या हिबा शून्य है। मतलब अनीस जो भाई हैं, अनीस भाई जिन्होंने हिबा किया, उदाहरण के तौर पे
उनका खेत नदी किनारे था। अब वो नदी बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे इतनी बढ़ गई कि उसका पार्ट ऐसा चौड़ा हो गया कि अनिल भाई का खेत नदी के अंदर हमेशा के लिए समाहित हो गया। अब वो उसका हिबा कर देंगे तो मौके पे तो है ही नहीं, वहां तो पानी पानी है। तो ऐसे हिबा सर शून्य होंगे, विधि विरुद्ध होंगे। संपत्ति की स्पष्ट पहचान का अभाव 9वां नंबर है सर हमारा, हिबा को चुनौती देने के आधार में। मतलब हिबा में संपत्ति की पहचान साफ होनी चाहिए, प्लाट नंबर, क्षेत्रफल और सीमाएं आदि। बड़ी महत्वपूर्ण बात है सर, ये भी ध्यान से सुनिएगा आप। उदाहरण, गांव की मेरी जमीन लिखना पर्याप्त नहीं, कौन सी जमीन यह स्पष्ट होना चाहिए। सर्वे नंबर, रकबा, तहसील, पटवारी, हल्का नंबर, उसकी चौहद्दी, सब कुछ आपको स्पष्ट लिखना पड़ेगा सर। आप खसरा भी और नक्शा भी चेक कर लें। अगर आपकी मोहल्ले की मकान है तो उसका नगर पालिका के रिकॉर्ड के आधार पर पूरा उल्लेख करें, और उनके नाम पते भी आधार कार्ड के आधार पर आप स्पष्ट लिखें। ऐसा ना हो कि बाद में आप नाम पते गलत लिख दें, संपत्ति की पहचान गलत लिख दें, तो वो हिबा में फिर वो शून्यता पैदा होगी, वो विधि विरुद्ध हिबा माना जाएगा। 10वां है सर, फर्जी हस्ताक्षर, आगलिप, जाली दस्तावेज। मतलब अगर हिबानामा जाली है या हस्ताक्षर नकली है तो यह शुरुआत से ही अवैध है। उदाहरण है सर इसका, किसी ने कंप्यूटर से स्कैन करके दाता के हस्ताक्षर लगा दिए, यह अपराध भी है और हिबा भी रद्द होगा। ये हो गया सर हमारा पार्ट ए। अब हम पार्ट बी पे आते हैं। धोखाधड़ी आबलिक छल, फ्रॉड, जिसके आधार पर हिबा को, इसमें भी कुल 10 आधार तैयार किए गए हैं। उसमें नंबर 1 है दाता को गलत तथ्यों से गुमराह करना। अगर दाता को हिबा करने के लिए झूठी या अधूरी जानकारी दी जाए तो हिबा रद्द किया जा सकता है सर। उदाहरण, हसन को बताया गया कि उसकी जमीन पर सरकार कब्जा करने वाली है, इसलिए वह जल्दी हिबा कर दे, बाद में पता चला कि यह झूठ था। इस प्रकार के हिबा भी अदालत में शून्य करने का आधार होगा सर। अगला बढ़ते हैं सर हम। दूसरा है सर, दाता पर दबाव डालकर हस्ताक्षर कराना। मतलब जब दाता अपनी इच्छा से नहीं बल्कि डर, धमकी या दबाव में हिबा करता है तो यह हिबा के तहत अवैध है। उदाहरण, भाई ने बहन को धमकाया कि अगर उसने जमीन हिबा नहीं की तो बदनाम कर देगा। और इसके अलावा भी कुछ भी हो सकते हैं कि किसी दूसरे व्यक्ति को धमकाया गया, हिबा नहीं किया तो हम तुम्हारे बेटे का अपहरण कर लेंगे, या तुम्हें इस प्रकार से नुकसान पहुंचा देंगे, जान से मार देंगे, कुछ भी आधार हो सकता है सर इसमें हम। तीसरा है सर हमारा, ये मैं बोल्ड कर रहा हूं सर इसको, दाता से खाली कागज पर हस्ताक्षर लेकर बाद में हिबानामा लिखना। मतलब पहले से साइन करवा लिए गए खाली पन्नों पर और बाद में हिबे की शर्तें उसमें डाली गई, जो कि हिबा करने वाले को पता ही नहीं है, तो ये भी सर धोखाधड़ी है। इसी प्रकार के भी आप अदालत में दावा लगाकर इसे हिबा को भी निरस्त कराने की अदालत से आप मांग कर सकते हैं। मतलब इसका उदाहरण है, पहले साइन करवाए गए खाली पन्नों पर बाद में हिबे की शर्तें डालना धोखाधड़ी है। फरीद ने कहा कि यह बिजली विभाग का फार्म है, लेकिन बाद में उसमें हिबानामा टाइप करा लिया। कितना बड़ा धोखा किया सर, आप समझ सकते हैं। अगला आता है सर, संपत्ति का मूल्य छिपाना। मतलब अगर दाता को संपत्ति की असली कीमत का अंदाजा ना हो और उसे कम आंक कर हिबा कराया जाए तो यह भी विधि विरुद्ध होगा। उदाहरण इसका है सर, अली को कहा कि जमीन की कीमत 50,000 है जबकि बाजार की कीमत 50 लाख थी। ये भी फ्रॉड है, ये भी धोखाधड़ी है सर। 5वां नंबर आता है सर हमारा, परिवार के अन्य उत्तराधिकारियों से जानकारी छिपाना। मतलब वारिसों के अधिकार प्रभावित होने पर उन्हें जानकारी न देने पर विवाद की संभावना बढ़ जाती है, जिसमें हिबा चुनौती देने योग्य हो सकता है। उदाहरण, पिता ने एक बेटे के नाम हिबा कर दी लेकिन बाकी बेटों को बताई नहीं, तो डाउटफुल हिबा हो गया सर वो, क्योंकि हो सकता है कि उस एक बेटे ने गड़बड़ी की और बहला फुसला कर या कोई फ्रॉड करके करा, तो इस आधार को भी आप चुनौती लेकर अदालत में आप दावा लगा सकते हैं। 6वां नंबर है सर हमारा, दान की शर्तें बदल देना। मतलब दाता ने जो शर्तें रखी उन्हें बदल देना बाद में अवैध है। उदाहरण है इसका, दाता ने कहा कि हिबा के बाद भी वह घर में रहेगा, लेकिन डोनी ने कब्जा लेकर उसे बाहर निकाल दिया। ये भी सर विधि विरुद्ध हो गया सर काम। अगला आधार है हिबा को चुनौती देने का, फर्जी गवाह तैयार करना। मतलब अगर हिबा के गवाह झूठे या काल्पनिक हो तो यह धोखाधड़ी है। उदाहरण, गवाहों के नाम हिबानामे में लिखे लेकिन वे मौजूद ही नहीं थे। 8वां आधार है सर हमारा, 8वां तो मतलब ये बी पार्ट का 8वां है। वैसे हम देखेंगे तो हमारा वो जो सीरियल आएगा उसमें 18-19वां होगा ये। इसमें है सर कि मतलब कि पहले ही बिक चुकी संपत्ति का हिबा करना शून्य है। रशीद ने जमीन बेच दी और बाद में उसी जमीन का हिबा कर दिया, ये भी चुनौती देने का जबरदस्त आधार है सर हिबानामे को। 9वां है सर हमारा, दाता को धमकी देना। एक मिनट सर में, दाता को संपत्ति की कीमत देकर हिबा कहलाना, सेल
दिस जस्ट एज गिफ्ट। मतलब अगर पैसा लेकर गिफ्ट दिखाया जाए तो गिफ्ट नहीं बल्कि सेल है, जो गलत तरीके से छुपाई गई बिक्री कहलाएगी। उदाहरण, किसी ने 10 लाख लेकर जमीन ले ली लेकिन दस्तावेज में हिबा लिख दिया ताकि टैक्स ना देना पड़े। ये भी सर एक हिबा को निरस्त कराने का, चुनौती देने का आधार है। उसके बाद है अगला सर, दस्तावेज की तारीख बदलना। हिबानामा असली है लेकिन तारीख बदलकर उसे किसी और समय का दिखाना धोखाधड़ी है। उदाहरण, असली तारीख 2019 थी लेकिन डॉनी ने 2015 की तारीख लिख दी ताकि वारिसों का दावा खारिज हो जाए। ये भी हिबा को चुनौती देने का और निरस्त करने का आधार है सर। अब सी नंबर आता है हमारा, मुस्लिम पर्सनल लॉ का उल्लंघन। उसमें नंबर 1 है कब्जा, डिलीवर ऑफ पोजीशन का न होना। मतलब मुस्लिम लॉ में हिबा तभी पूरा होता है जब संपत्ति का कब्जा डोनी को दे दिया जाए। उदाहरण के तौर पे अहमद ने हिबानामा बना दिया लेकिन जमीन पर वही बैठा रहा, या हिबा पूरी तरह से नहीं माना जाएगा। यह आपको वीडियो के प्रारंभ में ही सर मैं बता चुका हूं। नंबर दूसरा है केवल दस्तावेज बनाना लेकिन जमीन पर कब्जा ना देना। ये सर प्रैक्टिकल रूप से जो हम व्यवहारिक रूप से देखते हैं इन मामलों को, उन सबको मैंने इकट्ठा किया आपके लिए और ये 50 आधार में लेकर आया हूं ताकि आपको हर पहलू का ज्ञान हो सके कि किस किस एंगल से और किस किस पहलू से हिबा को निरस्त कराने के लिए अदालत में दावा लगाया जा सकता है। केवल दस्तावेज बनाना लेकिन जमीन पर कब्जा ना देना, मतलब सिर्फ गिफ्ट डीड बन जाने से हिबा पूरा नहीं होता, वास्तविक कब्जा जरूरी है। उदाहरण, कागज पर हिबा लिखा लेकिन चाबी या जमीन का अधिकार नहीं दिया। यह भी हिबा को निरस्त करने का आधार है। अगला है सर हमारा, दाता का दान के बाद भी संपत्ति पर कब्जा रखना। मतलब दान के बाद भी अगर दाता खुद इस्तेमाल करता है तो हिबा अधूरा है। उदाहरण, दाता ने कहा कि जमीन अब तुम्हारी है लेकिन खुद खेती करता है उस पर। ये सर इसको भी आप चुनौती दे सकते हैं अदालत में। फैसला जज साहब को करना है, आपका काम है अपना दावा ड्राफ्ट करके अदालत में साबित करना। यदि हिबा शर्तों के साथ करना जो शरीयत में मान्य ना हो, मतलब कुछ शर्तें शरीयत के खिलाफ होती हैं, जैसे वारिस के अधिकार खत्म करना। उदाहरण, हिबा करते समय कहा कि डोनी इसे किसी और को नहीं देगा, यह शर्त अवैध मानी जाएगी। पांचवा है सर, दान का उद्देश्य अवैध होना, जैसे हराम काम के लिए। मतलब अगर दान का उद्देश्य इस्लामी कानून में हराम है तो हिबा अमान्य है। उदाहरण, संपत्ति जुआ घर बनाने के लिए दे दी गई। अगला आधार है सर हिबा को चुनौती देने का, दाता और प्राप्तकर्ता का रिश्ता ऐसा होना जिससे दान शून्य हो। मतलब शरीयत में कुछ रिश्तों में दान मान्य नहीं होता। उदाहरण, तलाकशुदा पत्नी जिसे इद्दत पूरी नहीं हुई हो को हिबा देना, और ये इसका उदाहरण हो गया। अगला है सर हमारा, दानकर्ता की मृत्यु से पहले दाता की प्रक्रिया, दान की प्रक्रिया का पूरा ना होना। मतलब अगर दाता की मृत्यु हो जाए और कब्जा ना दिया गया हो तो हिबा अमान्य है। उदाहरण, हिबा के कागज बन गए लेकिन कब्जा देने से पहले दाता गुजर गया। यह भी हिबा को चुनौती देने का आधार है। अगला है मौखिक हिबा में घोषणा और स्वीकृति का एक साथ ना होना। मतलब मौखिक हिबा में ऑफर और एक्सेप्टेंस एक ही बैठक में होना चाहिए। उदाहरण, आज दाता ने कहा मैं तुम्हें देता हूं, डोनी ने एक ही हफ्ते बाद स्वीकार किया, या अमान्य। आज दाता ने कहा मैं तुम्हें देता हूं, डोनी ने एक हफ्ते बाद स्वीकार किया, अमान्य। उसी समय क्यों स्वीकार नहीं किया? अब बाद में वो स्वीकार कर रहा है तो किसके सामने कर रहा है, कौन गवाह है? कब्जा भी नहीं दिया गया। वो घर बैठे ही अपने पत्नी से कह रहा है कि हाँ मैंने स्वीकार कर लिया, जबकि वो आमने सामने तो इजाब कबूल हुआ ही नहीं सर, वरना कब्जा दिया गया। तो ये भी चुनौती देने का आधार है। नवा आता है सर हमारा, हिबा बिल, नवा नहीं सर ये क्रम, ये सी वाला क्रम चल रहा है ना, आप समझ सकते हैं। मैं लास्ट वाला 50 करके ओपन करके बताऊंगा कि लास्ट है हमारा। हिबा बिल लिवाज में भुगतान ना होना। अगर हिबा के बदले कोई कंसिडरेशन तय है तो वह पूरा होना चाहिए। उदाहरण, जमीन हिबा इस शर्तों पर दी कि डोनी 1 लाख देगा लेकिन उसने नहीं दिए। चुनौती देने का आधार है सर। अगला है ट्रस्टी की संपत्ति का निजी होना। मतलब वक्फ या ट्रस्टी की संपत्ति को व्यक्तिगत हिबा नहीं किया जा सकता। उदाहरण, मस्जिद के वक्फ की जमीन बेटे के नाम कर दी। ये चुनौती देने का आधार है सर। डी में आता है अन्य सिविल कारण। उत्तराधिकार के अधिकार का हनन। मतलब अगर हिबा वारिसों के वैधानिक हिस्से को अनुचित तरीके से खत्म करता है तो इसे चुनौती दी जा सकती है। उदाहरण, पिता ने पूरी संपत्ति एक बेटे को दे दी और बाकी बच्चों को वंचित कर दिया। ये बड़े महत्वपूर्ण बात है सर, अक्सर देखने में आता है। कई मेरे से कमेंट्स भी करके कहते हैं, ऐसे भी मैंने देखा है कि एक ही बेटे को क्यों दे दी संपत्ति आगे, क्या दूसरे बेटे उनके नहीं थे? एक ही से सारी मोहब्बत आ गई थी। भाई पिता तो किसी के साथ भी इंसाफ नाइंसाफी नहीं करता, सभी संतानों को एक ही नजर से देखता है। तो यहाँ डाउट पैदा होता है सर, और वो जो भी डाउट आपका पैदा हो रहा है आपके मन में,
उसको ग्राउंड बनाकर, उसको आधार बनाकर आप कोर्ट में उस हिबे को चुनौती दे सकते हो, उसको निरस्त करने का आप दावा अदालत में लगा सकते हो। ये भी चुनौती देने के आधारों में से एक जबरदस्त आधार है। हम आगे बढ़ते हैं सर। इसमें दाता का दिवालिया होना। अगर दाता दिवालिया घोषित है तो उसकी संपत्ति पर कोर्ट या लेनदारों का अधिकार है और हिबा अमान्य हो सकता है। भाई वो कर्जे में डूबा हुआ है, उसको मालूम है कि कुर्क होगी, तो वो चालबाजी करता है कि वो उसके भाई को कह देता है कि ले भाई मैं तुझे हिबा करता हूं, ताकि मेरी जमीन जो कुर्की में जाना है लेनदार ले ही नहीं पाएंगे, तो तू मालिक बन जाएगा और बाद में फिर कभी तू मुझे दे देना या तू ही रखे रखना और खेती करना, फसल लाभ मुझे देता रहना, कुछ तू भी रख लेना। तो ये सब सेटिंग सर कुछ अलग तरीके की होती है, तो वो सेटिंग मान्य नहीं की जाएगी। आगे बढ़ते हैं हम। संपत्ति पर सरकारी अधिग्रहण नोटिस होना। मतलब अगर संपत्ति पर लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत अधिग्रहण प्रक्रिया चल रही है तो हिबा चुनौती दी जा सकती है ऐसे हिबा को। उदाहरण, सड़क चौड़ीकरण के लिए सरकारी नोटिस आने के बाद जमीन हिबा कर दी आपने, तो ये कहीं ना कहीं एक देखने सुनने और समझने की बात है। तो उसमें कोई विधि विरुद्ध बात नहीं होना चाहिए सर, सीधी सी बात यह है। विधि के विरुद्ध यदि आप कार्य कर रहे हैं तो हिबानामा मान्य नहीं किया जाएगा। अगला है सर, गलत खाता नंबर या खसरा नंबर होना। अगर हिबानामे में संपत्ति की पहचान गलत है तो वह लागू नहीं होगा। उदाहरण, खसरा नंबर 145 की जगह 154 लिख दिया आपने। अगला है सर, संपत्ति का हिस्सा साझा होना। मतलब मुस्लिम लॉ में हिबा के लिए स्पष्ट कब्जा जरूरी है, जो साझा हिस्से में संभव नहीं होता। उदाहरण, संयुक्त खेत में हिस्सा बिना सीमांकन के हिबा कर दिया। ये बात को ये भी चुनौती दी जा सकती है। डिसाइड ही नहीं है, इंडेफिनेट है, कौन सा किधर का, किस हिस्से का, सड़क के किनारे का है कि पीछे का है, कौन सी चतु सीमा उसकी, ये इसमें जरूरी है, वरना हिबा को चुनौती इसमें दी जा सकती है। अगला है सर, दान शर्तों का उल्लंघन। मतलब अगर डोनी ने हिबा में तय शर्तों का पालन नहीं किया तो दाता रद्द कर सकता है। उदाहरण, हिबा इस शर्त पर किया कि डोनी घर में दाता को रहने देगा, लेकिन उसे निकाल दिया गया। ये चुनौती का आधार है सर। अगला है, दान की तारीख पर दाता की मौजूदगी संदिग्ध होना। 50 आधार बता रहा हूं सर, आप गिनती आप लगाते चलिए। आप, मैंने इनको ABCDE में बांट दिया है, इसलिए मैं आपको वो नहीं बता पा रहा हूँ, वो नहीं बता रहा हूँ गिनती की ये 19वां है, 20वां है, 25वां है। ये तो लास्ट में आपको पता लगेगा। कुल 50 आधार हैं हिबानामा को चुनौती देने के। दान की तारीख पर दाता की मौजूदगी संदिग्ध होना। अगर प्रमाण मिले कि दाता उस दिन कहीं और था तो हिबा जाली माना जाएगा। उदाहरण, हिबा की तारीख पर दाता अस्पताल में भर्ती था लेकिन दस्तावेज घर से बना है। आप हॉस्पिटल से रिकॉर्ड निकाल लें उसके एडमिट होने के और डिस्चार्ज होने के, और इधर वो हिबानामे पे बता रहा है कि वो मौजूद था, जबकि वो 15 दिन से भर्ती था अस्पताल में, और उसी 15 दिन के बीच की तारीख है, तो अस्पताल से उठ के आ ही नहीं सकता। तो वो ये भी चुनौती देने का आधार है सर, जबरदस्त आधार है ये। अगला, हस्ताक्षर करते समय दाता अस्पताल में गंभीर बीमारी से पीड़ित होना। अगर दाता की मानसिक या शारीरिक स्थिति ठीक ना थी तो हिबा अमान्य हो सकता है। उदाहरण, ICU में ऑक्सीजन पर लेटे हुए व्यक्ति के हस्ताक्षर करवा लिए, उसको होश ही नहीं है, बेहोश है सर, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो तो मरने की हालत में चल रहा है वो, और वहां आपने हिबानामा करा लिया। ये भी चुनौती दी जा सकती है, ऐसे हिबा को भी निरस्त करने का आधार हो सकता है अदालत में। ये आता है सर, क्रिमिनल एंगल ऑब्लिक धोखाधड़ी। इसमें मैंने IPC की धारा लिख दी है क्योंकि अधिकांशतः प्रचलन में वही है। जैसे कि 420 है, इसको बदल के 318 कर दी गई है, लेकिन मैंने उसको वही रखी है समझाने के लिए। IPC 420 के तहत धोखाधड़ी मतलब किसी को धोखा देकर गलत लाभ उठाना। उदाहरण, किसी ने बुजुर्ग दाता को झूठ बोला कि यह कागज बैंक लोन के लिए है, बाद में वही हिबानामा निकला, झूठ बोल के करा लिया आपने। अगला, IPC 468 के तहत जालसाजी मतलब धोखाधड़ी के मकसद से जाली दस्तावेज बनाना। उदाहरण है, हिबा में नकली गवाह और फर्जी तारीख डाल देना। अगला है सर, IPC 471 के तहत फर्जी दस्तावेज का प्रयोग मतलब जाली दस्तावेज को असली की तरह इस्तेमाल करना। उदाहरण, रजिस्ट्री ऑफिस में नकली हिबानामा जमा करके म्यूटेशन करवा लेना। ये भी जरूरी है। फर्जी आपने बना लिया, उससे नामांतरण करा लिया, ये सब चुनौती के आधार होंगे। इसको आप ग्राउंड बना के अदालत में दावा भी पेश कर सकते हैं। अगला है सर हमारा 406 के तहत आपराधिक न्यास भंग। किसी को संपत्ति भरोसे में देना फिर उसे गलत तरीके से हड़प लेना। उदाहरण, रिश्तेदार को देखभाल के लिए जमीन देना लेकिन उसने खुद के नाम कर ली। ये भी आधार है सर चुनौती देने का। अगला है, दाता को बेहोशी या नशे में हस्ताक्षर कराना। ये सभी आधार चुन चुन के लाया हूं सर मैं। हर एक आधार एक बड़ा महत्वपूर्ण ग्राउंड देता है हिबा को चुनौती देने का। दाता की समझ बूझ खत्म होने की हालत में दस्तावेज साइन करवाना। उदाहरण,
बुजुर्ग को दवा देकर बेहोश कर दिया और फिर उसके बाद अंगूठा लगवा लिया, ये भी चुनौती देने का आधार है। अगला है प्राप्तकर्ता द्वारा धमकी देना, मतलब डर या धमकी से हिबा करवाना। उदाहरण, बेटा बाप को घर से निकालने की धमकी देकर जमीन अपने नाम करा ले। इस आधार पे भी अदालत में चुनौती दी जा सकती है, हिबा को निरस्त करने की अदालत से मांग की जा सकती है। आठवां आठवां अगला है मतलब दस्तावेज का पन्ना बदलना, मतलब असली दस्तावेज में से पन्ना निकालकर दूसरा उसमें लगा देना। उदाहरण, पहले हिबा में एक प्लाट लिखा था, बाद में दूसरा पन्ना डालकर पूरी जमीन आपने करा ली। ये भी हिबा को चुनौती देने का, रद्द करने का आधार है आपत्ति का। हिबा की मंशा को गलत तरीके से पेश करना, मतलब दाता का इरादा कुछ और था लेकिन दस्तावेज में कुछ और दिखाया गया। उदाहरण इसका क्या है सर, दाता ने घर के एक कमरे का हिबा कहा लेकिन दस्तावेज में पूरा घर ही लिख लिया आपने, मतलब उंगली पकड़ने की बजाय आपने तो पूरा पोछा ही पकड़ लिया। ये फ्रॉड हो गया सर। अगला है कोर्ट में जाली साक्ष्य देना, मुकदमे में फर्जी दस्तावेज या गवाह पेश करना। उदाहरण, हिबा की तारीख को साबित करने के लिए नकली रसीद या फोटो पेश करना। तो ये आखिरी था सर हमारा। तो इस प्रकार से हिबा पर आपत्ति करने के कुल 50 जो आधार थे वो सरल उदाहरणों के साथ मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं और इसकी मुकम्मल कानूनी जानकारी मैंने आज के वीडियो में आपको प्रदान कर दी है। आपको एक बात की जानकारी और दे दूं कि इन वैसे सामान्य नियम ये है सर कि यदि हिबा पूर्ण हो जाता है तो विधि अनुसार पूर्ण हो जाता है तो उसे अदालत में निरस्त नहीं करवाया जा सकता। जैसा कि इजाब, कबूल और कब्जा हो बिला एवज जब दो गवाहों के साथ तो हिबा बनता है शरीयत की पाक सौगात। इसको आप समझ चुके हैं। यदि ये चीजें विधि अनुसार कर दी गई हैं तब हिबा इतनी आसानी से निरस्त नहीं करवाया जा सकता, ये सामान्य नियम है। लेकिन यदि आपके साथ वास्तव में धोखाधड़ी हुई है, आपके साथ वास्तव में नाइंसाफी हुई है, आपको पता है कि ये 50 आधारों में से जो मैंने तैयार किए हैं ये 50 आधार हो सकता है इनसे हटके भी कोई आधार हो या इनसे मिलते जुलते आधार हो, आपके साथ कोई नाइंसाफी हुई है, तब आप क्या ये सोचकर कि उन्होंने कागजों में तो सब कुछ लिख दिया, इजाब, कबूल, कब्जा और हिबा हो गया। नो सर, आप हाथ पे हाथ रख के ना बैठें, आप साबित करें अदालत में। ये 50 आधारों में से जो भी आधार आपके साथ हुआ है उसके आधार पे आपको क्या करना होगा, दावा ड्राफ्ट करना होगा। दावा कैसे ड्राफ्ट होगा, इसके लिए सर मैं नेक्स्ट वीडियो बना के लाऊंगा आपको कि 50 आधार पे आप दावे की ड्राफ्टिंग कैसे कर सकते हैं। पूरे दावे की ड्राफ्टिंग के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा। उस दावे को आप अदालत में कैसे पेश करेंगे, किस प्रकार से कोर्ट में मुकदमा लड़ेंगे और किस प्रकार से आप कोर्ट में मुकदमा केस जीत सकते हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के वीडियो में सर मैंने कुल 50 आधार हिबानामे को चुनौती देने के आपके लिए तैयार किए हैं और मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो भी पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को सर आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। मैंने वसीयत पर आपत्ति के कुल 50 तरीके, नकली नोटरी की पहचान के कुल 50 तरीके और हिबानामे पर आपत्ति के कुल 50 तरीके, ये 50 तरीके सर मैं स्पेशली अपने अनुभव के आधार पे तैयार किए हैं आपके लिए सरल उदाहरणों के साथ, कि आप ऐसा ना हो कि हिम्मत हार के घर बैठ जाएं। यदि आपके हक को किसी के द्वारा मारा गया है बेईमानी करके, धोखाधड़ी करके, 420 करके, तो अदालत के दरवाजे आपके लिए खुले पड़े हुए हैं, आपके लिए खुले हैं। लेकिन आपको ईमानदार होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप बेईमानी पूर्वक दावा लेकर चले जाएं तो आप साबित भी नहीं कर पाएंगे, हारेंगे सर। सच में एक बड़ी गजब की ताकत ऊपर वाले ने रखी है सर। ये एक कहावत है कि सच परेशान हो सकता है लेकिन हार नहीं सकता। यदि आप सच्चे हैं तो आप महसूस करेंगे कि आपने जब दावा लगाया तो कहीं ना कहीं, कैसे ना कैसे हालात आपके पक्ष में होते ही चले जाएंगे और वो सत्य जिसको छिपा दिया गया था वो बाहर आएगा और बाहर आने के बाद आपको आपके केस में सफलता जरूर मिलेगी। आपको कोशिश लगातार करना है, हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना है। आप खाली अपने आप को सच्चा मान लें अपने मन में और कोर्ट में दावा पेश कर दें और घर खराटे मार के सो जाएं। कि मैंने कई वादियों को देखा है कि अरे मैं तो सच्चा हूं, मैं तो केस नहीं हारूंगा, और जज साहब जो है कि खुद ही सारी जांच पड़ताल करके मेरे पक्ष में फैसला देंगे। तो इस गलत फहमी में मत रहना सर। आप भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, जो अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 हो गया है, इसमें बर्डन ऑफ प्रूफ को अच्छी तरीके से आप समझ लें कि जो अदालत में दावा लाता है उसी की जिम्मेदारी होती है कि वो उसका दावा साबित करे। यदि आप घर बैठ गए और आपने कोशिशें बंद कर दी तो आप केस हार जाएंगे। आपने कोशिशें लगातार की, अच्छे से अच्छे फैक्ट, सबूत और तमाम ग्राउंड्स रखे,
जिससे जज साहब को पता लग सके कि हाँ आपके साथ में धोखाधड़ी हुई है, तो आपको केस के जीतने की पूरी पूरी संभावना होगी। फैसला जज साहब के द्वारा गुण दोषों के आधार पर किया जाएगा, लेकिन आपको कोशिश लगातार बनाए रखना है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। नन्ही चींटी दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है। मेहनत उसकी बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। समंदर में गोताखोर जाता है, गोता लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मुट्ठी उसकी हर बार खाली नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो तुम। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बगैर ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं जो हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा लिखी गई हैं, अमिताभ बच्चन साहब के पिताजी के द्वारा। और अमिताभ बच्चन साहब ने भी इसको कई जगह इसको सुनाया है, और जहां जहां मुझे वीडियो में आवश्यकता लगती है वहां इन पंक्तियों को मैं जरूर सुनाता हूँ। इससे मुझे काफी प्रेरणा और मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि यहाँ भी इस चीज की आवश्यकता महसूस हुई, इसलिए मैंने आपको इसलिए बताई है पंक्तियां, क्योंकि व्यक्ति हिम्मत ना हारे और लगातार कोशिश करता रहे। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है, यदि आप ट्रायल कोर्ट से केस हार गए, अपीलेट कोर्ट से भी हार गए, पता लग रहा है हाई कोर्ट से आप जीत गए और सुप्रीम कोर्ट से भी आपके पक्ष में फैसला दे दिया गया है। कई मामलों में ऐसा हुआ है, बेगिनती मामलों में ऐसा हुआ है कि जो है कि वादी 3 कोर्ट से हार गया, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने उन तीनों कोर्टों के फैसलों को निरस्त कर दिया और वहां से एक नया ही फैसला दे दिया जो आपके पक्ष में था। तो वहां तक पहुंचा कौन सर? जिसने कोशिश की। यदि आप हाथ पे हाथ रखकर बैठ जाएंगे, निराश हो जाएंगे, घबरा जाएंगे, डर जाएंगे, तो कोई घर पे नहीं आ रहा है सर आपका हाथ पकड़ के कि लो सर जी आप केस जीत गए, ये फाइल लो और कब्जा ले लो। कोई आपके मुंह में खाना नहीं देगा सर, आपको कोशिश करना पड़ेगी। इसलिए मैंने हरिवंश राय जी की पंक्तियां आपको बताई हैं। तो आज के वीडियो में सर हिबा नामे पर आपत्ति करने के कुल 50 आधार सरल उदाहरणों के साथ मैं आपको बता चुका हूं, और उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे इनकी ड्राफ्ट दावे की, कि अदालत में हिबानामे को निरस्त करने का दावा कैसे ड्राफ्ट किया जाएगा, उस पर मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। और भी बहुत से टॉपिक हैं सर, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, रजिस्ट्री में जो कुछ मिस्टेक या त्रुटि हो गई हैं, तो उसमें सुधार किस प्रकार से किया जाएगा, उसकी ड्राफ्ट कैसी होगी, क्या नियम लागू होंगे, इस पे भी सर मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। यदि आपको इससे रिलेटेड कोई कमेंट्स हो जो मैंने अभी बताई, तो उसको आप कर दें ताकि मैं उस वीडियो में उसको भी शामिल कर लूंगा। हिबानामा जो रजिस्ट्रार कार्यालय में पंजीबद्ध किया जाता है उसकी ड्राफ्ट क्या होगी, वो भी मैं आपके लिए सर ड्राफ्ट के लिए स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। और काफी टॉपिक हैं सर, ला कभी खत्म ना होने वाला समंदर है। इसमें तो सर मैं मोती ढूंढ ढूंढ के लिए आपके लिए लाता हूं, जो सामान्य रूप से सबसे ज्यादा हमारे उपयोगी होते हैं वही विषय में लाके आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूं, ताकि कानून के एक एक पहलू से हर आम और खास व्यक्ति परिचित हो सके। एडवोकेट्स के लिए भी फायदेमंद है मेरा वीडियो, एक आम व्यक्ति के लिए भी फायदेमंद है, कानून के छात्रों के लिए भी फायदेमंद है, सभी के लिए बड़ा फायदेमंद वीडियो है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसकी जो ई बुक सर मैंने तैयार की है, ई बुक के अंदर से ही मैंने आपको जानकारी दी है, मैं उसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि उसकी लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। उसकी लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो वहां से वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। 199 रुपीज इसकी कीमत मेरे द्वारा रखी गई है, और जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करके भुगतान करेंगे तो आपकी ईमेल आईडी पर मैसेज आएगा डाउनलोड का, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आपके मोबाइल फोन पर, कंप्यूटर पर, स्मार्टफोन पर आप पढ़ सकते हैं। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो इसकी फोटोकॉपी भी आप निकलवा कर रख सकते हैं, लेकिन ये आपके व्यक्तिगत उपयोग के लिए है। आप इसको कोर्ट में जज साहब के समक्ष पेश नहीं कर सकते, तहसीलदार नायब तहसीलदार महोदय के समक्ष पेश नहीं कर सकते, रजिस्ट्रार कार्यालय में पेश नहीं कर सकते, या किसी भी सरकारी विभाग में कहीं भी पेश नहीं कर सकते। लेकिन इसके अंदर जो कानून लिखे हुए वो आप निकाल कर पेश करें, वो आप बताएं, क्योंकि ये एक पीडीएफ है सर, विभिन्न कानूनों का एक जगह किया गया संग्रह, जो आपको किसी बुक में नहीं मिलना है, ये सिर्फ मेरी ई बुक में ही मिलेगा। ई बुक में इसलिए कहता हूं सर इसे, क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इसका ई बुक ही नाम है, इसके अलावा कोई नाम ही नहीं है इसका। वरना वास्तव में एक पीडीएफ है जो एक खास तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तैयार किया गया है। अब जैसे कि हिबा नामे पर आपत्ति के कुल 50 प्रकार,
तो ये मैंने वो 50 प्रकार सरल उदाहरणों के साथ तैयार किए हैं। इससे रिलेटेड कानून, इससे रिलेटेड सर्वोच्च न्यायालय के फैसले सभी इसमें मेरे द्वारा प्रिंट कर दिए गए। अब जब हम बुक खोल के पढ़ते हैं तो एक विशालता होती है उसमें, वहां हमें अपने मुद्दे की बात पर कैसे पहुंचना है वो मैं इस पीडीएफ ई बुक के जरिए आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूं, ताकि आपकी प्रॉब्लम का किसी न किसी रूप से सॉल्यूशन हो सके। ये एक मार्गदर्शन है, एक सूचना है। मेरे द्वारा दी गई जानकारी पे कोई भी कानूनी कार्रवाई करने से पहले आप आपके वकील साहब से अमल करें। ये किसी के लिए व्यक्तिगत सलाह नहीं है, ये एक आम मार्गदर्शन है जो कानून में जो लिखा हुआ है उसकी जानकारी आप लोगों को प्रदान करना। आप आपके वकील साहब से सलाह मशवरा करके ही आगे की कार्रवाई करें। दूसरी बात है, ई बुक को भी मैंने उसमें डिस्क्लेमर में सभी बातें लिख दी हैं जो मैंने आपको बताई हैं। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में सर मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।